बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैनेजिंग ऑपरेशंस के साथ लेक्चर नंबर 19। आई एम डॉक्टर सजाद मोहसिन। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में मैनेजिंग ऑपरेशंस को देखा था, ये लेक्चर उसकी एक्सटेंशन है। आज जो लेक्चर्स हैं उसमें हमने मैनेजिंग आउटसोर्सिंग की तरफ फोकस ही रखना है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देखना है, गवर्नेंस देखनी है, डे टू डे वर्किंग देखनी है और सप्लायर डेवलपमेंट को आज हमने देखना है। फिर हम ईस्टमैन कोडक कंपनी की केस एग्जांपल देखेंगे जो मैनेजिंग आउटसोर्सिंग है। फिर होंडा मोटर कंपनी की एग्जांपल देखेंगे जो कि सप्लायर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। फिर हम ऑफशोरिंग की तरफ जाएंगे और एक्सेल्ट को एज अ केस एग्जांपल देखेंगे ऑफशोरिंग के, और इवेंचुअली हम आउटसोर्सिंग पे फाइनल रिमार्क्स देंगे। मैनेजिंग आउटसोर्सिंग में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का क्या रोल होता है, कैसे होना चाहिए, लेट्स सी टू दैट। मैनेजिंग आउटसोर्सिंग इज डिफरेंट फ्रॉम मैनेजिंग इंटरनल स्टाफ। ऑब्वियसली ये टोटली डिफरेंट बॉल गेम है। वन रीजन, इट इज़ अ जॉइंट एफर्ट बिटवीन पार्टीज दैट मे नॉट हैव द सेम गोल्स। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि हम जॉइंट एफर्ट कर रहे हैं उनके साथ जिनके साथ हमारे गोल मैच नहीं कर रहे, ठीक है। ये एक बिल्कुल नई चीज़ हो जाएगी। टिपिकली पार्टीज एस्टैब्लिश लेयर्स ऑफ जॉइंट टीम्स। जो टिपिकल सिनेरियो होता है उसमें ये होता है कि पार्टीज जो हैं वो लेयर्स ऑफ जॉइंट टीम्स बना लेती हैं। टॉप लेवल टीम बन जाती है जिनके जो डिसीजंस होते हैं वो फाइनल होते हैं इन ऑर्डर टू हैव अ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अगर पार्टीज के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है दोनों पार्टीज के दरमियान, तो फिर जो आपकी टॉप लेवल टीम है वो फाइनल डिसीजन करेगी कि काम को कैसे चलना है। इसी तरह से सेकंड टीम जो कि इम्पोर्टेंट टीम होती है वो ऑपरेशनल टीम होती है। वो ओवरसीज करती है डे टू डे फंक्शनिंग। वो डेली बेसिस पे जो काम हो रहा होता है उसके फंक्शंस को देख रही होती है, उसकी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। फिर जॉइंट स्पेशल पर्पस टीम्स होती हैं, क्रिएटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू सॉल्व प्रेसिंग इश्यूज। जब भी कोई ऐसा इशू आ जाता है जो एक पार्टी नहीं कर पा रही होती, तो फिर जॉइंट स्पेशल पर्पस टीम बन जाती है जो उस स्पेसिफिक, अगर कोई फॉल्ट आ गई है या कोई रिजल्ट गलत हो रहे हैं या कुछ जब हम सिस्टम्स को चला रहे हैं तो उसमें कहीं ऐसा बग आ गया है जो कि नहीं रिजॉल्व हो रहा, किसकी वजह से है ये पता नहीं चल रहा, तो फिर उस सूरत में ये जॉइंट स्पेशल पर्पस टीम्स बन जाती हैं और वो इश्यूज़ को रिजॉल्व करती रहती हैं। फिर कमिटीज़ बनती हैं टू ओवरसी द यूज़ ऑफ फॉर्मल चेंज मैनेजमेंट प्रोसीजर। अब अगर आपके मैनेजमेंट प्रोसीजर में चेंजेस आ रहे हैं तो उनको फॉर्मलाइज करने के लिए, उनको ओवरसी करने के लिए हमें कमेटीज़ बनाते हैं। स्टीयरिंग कमेटीज़ होती हैं, टेक्निकल कमेटीज़ होती हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो वो कमेटीज़ बन जाती हैं जो अपना रोल प्ले कर रही होती हैं फॉर्मल चेंज मैनेजमेंट प्रोसीजर्स को ओवरसी करने के लिए। फिर रिलेशनशिप मैनेजर या मैनेजर्स हम रख लेते हैं, लुक्ड आफ्टर द रिलेशनशिप। और वो उसका काम जो है या उस टीम का काम ये होता है कि ये जो दोनों पार्टीज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको वो बरकरार रखे, उसको कॉर्डियल रखे। उसमें स्किल्स होनी चाहिए रिलेशनशिप मैनेजर में डिफरेंट टू दोज ऑफ डाटा सेंटर मैनेजर। वो डाटा सेंटर मैनेजर नहीं है, डाटा सेंटर मैनेजर तो विद इन द सिस्टम्स कर रहा है। अब ये इसमें कुछ पर्सनल गट्स, कुछ पर्सनल ट्रेड्स होने चाहिए, कुछ पर्सनल स्किल्स होने चाहिए, और ख़ास तौर पे उसके अंदर जो स्किल होनी चाहिए वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का होना चाहिए। वो इंट्रोवर्ट बंदा नहीं चलेगा क्योंकि वो अपने, और वो ख़ास जो टिपिकल हमारे ब्यूरोक्रेटिक मैनेजर्स बन जाते हैं कि वो लिफ्ट नहीं करा रहे, नहीं, उसको थोड़ा सा हट के काम करना होता है, तो उसको उसमें क्वालिटीज़ डिफरेंट चाहिए होती हैं। ईस्टमैन कोडक कंपनी को अगर हम एन एग्जांपल लेके चलें मैनेजिंग आउटसोर्सेस की, तो फर्स्ट IS आउटसोर्सिंग बाय अ गुड शॉप शॉक्ड द IS वर्ल्ड। जो कोडक ने सबसे पहली आउटसोर्सिंग की थी गुड शॉप के नाम से, और वो जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की वर्ल्ड को उसने शॉक में ले आया था। उसने किया क्या,
ईस्टमेंट कोटक कंपनी की अगर हम मैनेजिंग आउटसोर्सेज की एग्जांपल दें तो ये फर्स्ट आईएस आउटसोर्सिंग बाय गुड शॉप लिया था। इसने आईएस वर्ल्ड को शॉक कर दिया था। सो इसने 4 सप्लायर्स लिए थे, एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर्स ESPs, मैनेज पोर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। उनके कौन कौन से इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को मैनेज कर रहे थे? ऑपरेट डाटा सेंटर्स एंड नेटवर्क्स, वो ऑपरेट कर रहे थे डाटा सेंटर और नेटवर्क्स को। मैनेज टेलीकम्युनिकेशन, वो टेलीकम्युनिकेशन के मैनेज कर रहे थे। PC सपोर्ट कर रहे थे, जो पर्सनल कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स वहाँ पे चाहिए थे उनकी वो सपोर्ट कर रहे थे, और वॉइस मैसेजिंग को सपोर्ट कर रहे थे। सो ये एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर्स उन्होंने 4 लेके लिए थे। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्या था उसका? मैनेजमेंट बोर्ड था, मीट्स ट्वाइस अ ईयर, इंक्लूड सीनियर मैनेजमेंट फ्रॉम बोथ कंपनीज, फोकसेस ऑन स्ट्रेटेजिक इशूज। जो टॉप लेवल उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया वो मैनेजमेंट बोर्ड का था, जो हर 2 साल में मिलता था, और वो सीनियर मैनेजमेंट को पर मुश्तमिल था दोनों कंपनीज की, और वो स्ट्रेटेजिक इश्यूज को देखता था। फिर एक एडवाइजरी काउंसिल या कमेटी के तौर पर बना दी गई थी। ये मीट्स मंथली, 15 मेंबर्स कमेटी थी। ये हैंडल्स टेक्निकल एंड ऑपरेशनल इश्यूज। सो ये टेक्निकल और ऑपरेशनल इश्यूज के लिए हर महीने मिलती थी। दी सप्लायर्स एंड अलायंस मैनेजमेंट ग्रुप उन्होंने एक बनाया था, मैनेजेस लॉन्ग टर्म आउटसोर्सिंग रिलेशनशिप एंड कॉन्ट्रैक्ट्स विद लार्ज IT सप्लायर्स। इनका ये काम था कि ये लॉन्ग टर्म आउटसोर्सिंग रिलेशनशिप को बरकरार रखते थे, कॉन्ट्रैक्ट्स को देखते थे, और ये सारे जो हैं वो लार्ज IT सप्लायर्स के साथ कर रहे थे। फिर रिलेशनशिप मैनेजर इन्होंने रखा था, फोकल पॉइंट बिटवीन इटसेल्फ एंड सर्विस प्रोवाइडर, इंश्योर्स कोटक गेट्स मोर देन जस्ट डिलीवरी। सो इस रिलेशनशिप मैनेजर का ये काम था कि वो सर्विस प्रोवाइडर और कंपनी के दरमियान जो है वो एक तरह से ब्रिज था, और कोडेक को ये वो एडवांटेज दे रहा था कि वो जो काम करवा रहे हैं सिर्फ उसके अलावा उससे ज़्यादा भी उनको कुछ मिल सके। फिर उन्होंने वर्किंग ग्रुप्स बनाए थे, एडेड टू डील द स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी एरिया, जो उस स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी एरिया के वर्किंग ग्रुप था जो अपने तौर पर काम करता था। फिर उस ओवर एंड अबव वो क्लाइंट सर्विस कराते थे, सेंट आउट ट्वाइस अ ईयर टू 5000 इंटरनल यूजर्स। फिर वो इंटरनल यूजर्स को 5000 यूजर्स को सर्वे भेजते थे, ताकि जो सर्विसेज उन्होंने आउटसोर्स की हैं उन सर्विसेज का सबसे पहले इंटरनल जो यूजर्स हैं उन पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, वो इसको क्या समझ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, वो उनको आउटपुट आ सके, ताकि वो स्ट्रेटेजिक मैनेजर्स तक जब जाए तो वो एक कलेक्टिव मेजर्स में कोई डिसीजन ले सकें। Kodak needs all these forms of coordinations for effective supplier management. So ये सारी चीज़ें जो हमने की 6 के 6, ये सारी के सारी चीज़ें जो है इफेक्टिव सप्लायर मैनेजमेंट के लिए कोडेक को उनकी ज़रूरत थी। कंसिडर्ड अ बेस्ट प्रैक्टिस आउटसोर्सिंग एंड रिलेशनशिप मॉडल। ये जो कोडेक का मॉडल था ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में से एक बन गया आउटसोर्सिंग में, और स्पेसिफिकली आउटसोर्सिंग के रिलेशनशिप मॉडल में। अब हम गवर्नेंस देखें कि क्या गवर्नेंस हो सकती है आउटसोर्सिंग में। द फाउंडेशन ऑफ गवर्निंग एंड आउटसोर्सिंग रिलेशनशिप आर लेड इन द लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी वो हमारे बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में जो है वो उनमें डाली जाती है। सर्विस लेवल एग्रीमेंट जो कहलाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, परफॉर्मेंस, रिक्वायरमेंट्स, पेनल्टीज़ और बोनसेस के लिए बनता है SLAs, और ये SLA जो है ये एक पूरे लार्ज कॉन्ट्रैक्ट का इंटीग्रल पार्ट होता है। अनदर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ SLA इज़ मेट्रिक्स, एंड SLA नीड्स टू बी मेजरेबल टू बी यूज। अब अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, परफॉर्मेंस, रिक्वायरमेंट्स, पेनल्टीज़ या बोनसेस देने हैं तो आपके पास एक मेट्रिक्स की फॉर्म में चीज़ आ जाए, ताकि आप उसको जो असल में यूज़ कर सकें वो मेजरेबल एस्पेक्ट में हो, और ये एम्प्लॉई और एज वेल एज दी मैनेजमेंट दोनों के लिए बेहतर होता है कि उनको पता है कि वो किस किस जगह पे उनका टिक है, किस जगह उनका क्रॉस आया हुआ है, किस जगह इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्वेश्चन मार्क्स आए हुए हैं, उनको ठीक करने की ज़रूरत है। सो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। It is only when trust,
इन वन अनदर ब्रेक्स डाउन दैट दे टर्न टू द कॉन्ट्रैक्ट। ये उसी सूरत में होता है कि जब ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है तब फिर जो है वो हम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की कौन सी शिक में ये चीज़ हम कर सकते हैं, दूसरा कहता है कि ये आप नहीं कर सकते इस शिक में। तो ये सारा कुछ चल रहा होता है ट्रस्ट की बेसिस पे। और जो हमने बात की पहले भी रिलेशनशिप मैनेजर की, उसका काम ही ये होता है कि वो ट्रस्ट एक दोनों में कायम रखे। सो गवर्नेंस रूल्स को हम फिगरेटिवली भी देख लेते हैं। सो सर्विस लेवल एग्रीमेंट जो है फिगरेटिवली अगर हम देखें तो सबसे पहले SLA की टेम्पलेट डेवलपमेंट होती है, फिर उस पर निगोशिएशन होती है। निगोशिएशन जब कामयाब हो जाती हैं तो फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू होती है, और जब इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाती है तो फिर उसकी मॉनिटरिंग शुरू होती है, और उस मॉनिटरिंग में फिर आप रिपोर्ट करते हैं जो कुछ भी आउटकम्स होते हैं। फिर उन आउटकम्स का रिव्यू होता है, और उन रिव्यूज़ के ऊपर बेस करके फिर अगर ज़रूरत है तो टेम्पलेट में चेंज लाने की तो टेम्पलेट में चेंज आती है, वरना फिर निगोशिएशन शुरू होती हैं और इम्प्लीमेंटेशन और रिपोर्टिंग और रिव्यूज़ का काम चलता है। तो ये SLA का लाइफ साइकिल है। और अगर यहाँ पे ट्रस्ट डेवलप ख़त्म हो जाए और उसमें इम्प्रूवमेंट ना हो तो फिर हम जो रूल कॉन्ट्रैक्ट होता है, लार्ज कॉन्ट्रैक्ट, उसकी तरफ जाते हैं और उसमें देखते हैं कि कौन कौन से तरीके से अगर हमने एग्जिट भी करना है तो हमारी एग्जिट स्ट्रेटजी क्या है और हम कैसे एक दूसरे को डाइवोर्स कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ आउटसोर्सिंग गवर्नेंस रूल्स अगर हम देखें तो क्या है, सर्विस लेवल मस्ट स्टे इन टॉप 25% एज बेंचमार्क्ड अगेंस्ट द क्लाइंट पेयर्स। सो सर्विस लेवल को जो है वो टॉप 25% में रहना चाहिए, जो कि क्लाइंट पेयर्स के बेंचमार्क का तरीक़ाकार है। Escalation of problems become more painful as it goes higher to encourage early resolution। जो अगर प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही हैं तो वो ज़्यादा पेनफुल हो जाती हैं, क्योंकि वो अगर अपने लेवल पे ठीक ना हो तो वो फिर हायर लेवल पे जाती हैं, और वो हायर लेवल को फिर जल्दी मीट करना पड़ता है in order to have an early resolution। The supplier is the grant project manager and is responsible for managing multiple vendors। तो जो सप्लायर होता है इसमें वो ग्रांट प्रोजेक्ट मैनेजर होता है और उसको सारा मैनेज करना होता है वेंडर्स को। वर्क स्टाइल इज बेस्ड ऑन रेस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस, देयर शुड बी नो पर्सनलाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम्स। अब जो वर्क स्टाइल है वो सारा बेस्ड करता है रिस्पेक्ट पे, कॉन्फिडेंस पे, और ये इस चीज़ के लिए भी ज़रूरी होता है कि हम ये इंश्योर करें कि कोई पर्सनलाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम नहीं हो रही। ऐड सिग्निफिकेंट वैल्यू, हमें उसमें सिग्निफिकेंट वैल्यू ऐड करने की ज़रूरत होती है सो दैट कि हम इसको चला सकें। एम टू ऑपरेट इन एन ओपन बुक मैनर, शेयरिंग की ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन विद ईच अदर। अब इसको ऑपरेट करने के लिए हमें ओपन बुक स्टाइल लेके आना पड़ता है, यानी हमें शेयरिंग करनी पड़ती है। ख़ास तौर पर जो की ऑपरेशन इंफॉर्मेशन है, ऑपरेटिंग के इंफॉर्मेशंस हैं, उनको ज़रूर शेयर करना पड़ता है ताकि जो एग्जीक्यूट कर रहा है आपके बिहाफ पे उसको पता हो कि आप इसको कैसे देख रहे हैं। सो एक उसमें ये इम्पोर्टेंस आ जाती है। न्यू सर्विस कैन बी पुट आउट फॉर बिड। अगर जो आपका जिसको आपने आउटसोर्स किया है, अगर वो कोई नई सर्विसेज लाना चाहता है या आप कोई नई सर्विसेज ऐड करना चाहते हैं तो ये सामने लाई जा सकती है, उस पर बिडिंग हो सकती है, उस पर निगोशिएशन हो सकती है, उसका टेम्पलेट बन सकता है और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उसके मॉनिटरिंग और उसके रिव्यू हो सकते हैं। नो एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट्स, कोई एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए कि अगर कोई वेंडर ये कहे कि ये जो काम आप मेरे साथ कर रहे हैं ये आप किसी और से के साथ नहीं कर सकते। दिस शुडंट बी द नॉर्म। मीट
आवर स्टैंडर्ड्स, अगर आप आउटसोर्सिंग कर रहे हैं तो आप ये चाहेंगे कि जो भी आपके लिए काम करे दैट शुड मीट योर स्टैंडर्ड्स. लेट अस नो अबाउट पोटेंशियल बिफोर प्रॉब्लम्स बिफोर दे हैपन. और उसको ये ज़रूर करना चाहिए कि अगर वो ये देख रहा है कि ट्रैफिक बढ़ रहा है, वो ट्रैफिक को हैंडल नहीं कर सकता, या एक कोई कहीं से कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए जा रही हैं जो कि एस्केलेट कर सकती हैं. सो वॉट एवर प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, वो बड़ी प्रॉब्लम बनने से पहले दे शुड बी एबल टू इन्फॉर्म अस. स्पेंड आवर मनी एज इफ इट वर देयर ओन. और वो जिसको हमने आउटसोर्स किया है वो आपके पैसे को बिल्कुल उसी तरह इस्तेमाल करे जिस तरह उसके अपने पैसे हैं. जब तक वो ओनरशिप नहीं होगी, वो कमिटमेंट नहीं होगी, वी वोंट बी एबल टू गेट गुड रिजल्ट्स. डे टू डे वर्किंग को कैसे मैनेज करें? रिकमेंडेशंस टू मैनेज डे टू डे इंटरेक्शंस जो हैं, मैनेज एक्सपेक्टेशंस नॉट स्टाफ. आपको मैनेज ये करना है कि एक्सपेक्टेशन क्या है. उस स्टाफ को नहीं देखना कि जिसकी एक्सपेक्टेशन है. जो अगर एक्सपेक्टेशन आपको लग रहा है कि एक की ऐसी है जो कि सबकी हो सकती है, तो उसको आपको मैनेज करने की ज़रूरत है. और अगर कोई एक आउटलायर है जो कि प्रॉब्लम मेकर है, तो उसको आपको हैंडल करने की भी ज़रूरत आ जाती है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है. फैसिलिटेशन बिकम्स द मोड ऑफ वर्किंग. आपकी कोशिश ये होती है कि आप जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं उतना करें. रादर देन से डू दिस, द अप्रोच बिकम्स हाउ कैन वी सॉल्व दिस टुगेदर. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग डू दिस, अगर आप ये लेके जाएं कि हाउ कैन वी सॉल्व दिस टुगेदर, अगर वो कोई प्रॉब्लम भी ला रहा है कि यार ये चीज़ चाहिए, तो लेट्स कम टू द सोल्यूशन. यार क्या किया जा सकता है. ऑप्शंस आप उससे भी तो लें ना. दिन जो प्रॉब्लम ला रहा होता है उसको भी फीलिंग होती है कि यार ये सुन तो रहा है और अब मुझे भी सोचना चाहिए कि क्या किया जा सकता है. बहुत सारी चीज़ें वैसे ही रिजॉल्व हो जाती हैं. रियलाइज दैट इनफॉर्मल वेज ऑफ वर्किंग में डिसअपियर. सो जो इनफॉर्मल वेज ऑफ वर्किंग जो है उसको रियलाइज करना चाहिए कि वो डिसअपियर करवा सकें. लॉस ऑफ इनफॉर्मल वेज ऑफ वर्किंग में एड रिगर. होता यह है कि जो इनफॉर्मल वेज ऑफ वर्किंग होती हैं वो जब ख़त्म हो जाती हैं तो इंसान में एनर्जी, काम करने की एनर्जी और स्टैमिना बढ़ना शुरू हो जाता है. इंटीग्रेशन ऑफ द टू स्टाफ्स रिक्वायर्स एक्सप्लिसिट एक्शन. अब हम एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल स्टाफ को इंटीग्रेट करवाना चाह रहे हो क्योंकि एक ही लेवल पे काम कर रहे हैं, वो उनके लिए फैसिलिटेशन कर रहा है, तो उनकी इंटीग्रेशन इम्पॉर्टेंट हो जाती है. उसमें एक्सप्लिसिट एक्शन लेने की ज़रूरत होती है क्योंकि इट डज नॉट हैपन नेचुरली. यू जस्ट कांट हैव दैट नेचुरली. ओके तुम आ गए मेरे लिए काम करने के लिए, आ जाओ काम करो. नहीं, ऐसा नहीं होता. We need explicit policies and we have to meet them. Don't unduly restrict outsourcing staff access. अब जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है जब हम आउटसोर्स कर रहे होते हैं कि हम आउटसोर्स के जो स्टाफ होता है उसको एक्सेस अपने जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं. नहीं तुम ये तो तुम्हें मैं नहीं दूंगा, ये तो नहीं बताऊंगा. ये जो है वो अनड्यूली होता है. ये आप जो ड्यू एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस हैं वो ज़रूर लगाएं, लेकिन अनड्यू ना लगाएं. जॉइंट सेलिब्रेशन, अगर कोई अचीवमेंट हो जाती है तो दोनों मिलके सेलिब्रेट करें. इनवाइट ईच अदर टू मीटिंग्स, और मीटिंग्स में दोनों का होना बहुत ज़रूरी होता है. द बेस्ट वे टू मैनेज डे टू डे इज़ कम्युनिकेट फ्रीक्वेंटली. जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो कम्युनिकेशन है, प्रेफरेबली फेस टू फेस, और जितनी वो फेस टू फेस हो वो प्रेफर है. अगर नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल फेस टू फेस ज़रूर कर सकते हैं. सो वर्चुअली हो या फेस टू फेस हो, एम्फेसिस फेस टू फेस पे होना चाहिए. अब सप्लायर डेवलपमेंट की तरफ अगर आ जाए, ये जो आजकल है, दिस टॉपिक इज रिसीविंग इंक्रीज अटेंशन. Buying parts and services that go into one's own products and services, ये जो है सप्लायर डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहा है. Assisting one suppliers
to improve their product and services by generally improving their process. तो आप एक suppliers को ये कह रहे हैं कि वो अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को इम्प्रूव करे, और हम क्यों कह रहे हैं? ताकि वो अपने प्रोसेसेस को इम्प्रूव कर सकें। अब होंडा मोटर कंपनी की अगर हम एग्जांपल देखें सप्लायर डेवलपमेंट में, तो क्या हुआ? नॉट एन आईटी रिलेटेड एग्जांपल, मैन्युफैक्चरिंग बट अ गुड वन। अब ये जो हम दे रहे हैं, अब ये हम स्पेसिफिक आईटी से रिलेटेड नहीं दे रहे, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड दे रहे हैं, बट ऑब्वियसली कुड बी इजीली इम्प्लीमेंटेड टू आईटी रिलेटेड एज वेल। दिस ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर conducted pioneering work in improving suppliers' capabilities by pairing Honda engineers with the suppliers' engineers to drastically lower the cost of one part supplied to Honda. अब Honda ने क्या किया? इसने कंडक्ट किया pioneering work in improving suppliers' capabilities by pairing Honda engineers with suppliers engineers. इसने Honda के engineers को suppliers के engineers के साथ pairs कर लिया। क्या किया? उससे जो है उसकी जो capabilities थी उनको improve कर दिया, और जिसने drastically cost को lower किया, that one part supplied to Honda by that particular suppliers. The results are like walking around picking money up off the floor. और रिजल्ट बिल्कुल इसी तरह से है जैसे आप चलते हुए ज़मीन पे पड़े हुए पैसे उठाते चले जा रहे हैं। सो होंडा ने क्या किया? होंडा ने अपने इंजीनियर्स की जो एक्सपर्टीज़ थी वो सप्लायर्स के इंजीनियर्स के साथ उनको बैठा के, और वो उनकी कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करा दिया, क्योंकि होंडा के इंजीनियर्स में वो अरसे से काम कर रहे थे, और तो वो उनको जो चीज़ें जिस तरीके से चाहिए थी, काम को जिस तरीके से करवाना था, वो उन्होंने उनको सिखाया। इस सिखाने से ऑब्वियसली जो उनको चीज़ें थी वो टाइमली और इफ़ेक्टिवली मिलने लगी, और उनके मतलब की मिलने लगी, जिससे जाहिर बात है कॉस्ट लो हो गई। अब हम आउटसोर्सिंग से एक और तरफ गए, दैट इज कॉल्ड ऑफशोरिंग। टू राउंड आउट आवर डिस्कशन ऑफ आउटसोर्सिंग वी टर्न टू अ टॉपिक रिसीविंग मच अटेंशन टुडे, सेंडिंग वर्क ऑफशोर। पहले जो आउटसोर्सिंग यूएस में और बाकी जगहों पे जापान वगैरह में हो रही थी, वो विद इन दी कंट्री हो रही थी। ऑफशोरिंग का मतलब ये है कि आप अपने शोर से आप अपनी जो लैंड है वहाँ से हटा के किसी और लैंड में काम को भेज रहे हैं। अब ये एक पॉलिटिकल इशू भी बन गया है। क्यों पॉलिटिकल इशू बन गया है? कि अब बहुत सारे जो कंट्रीज़ में जो वर्कर्स हैं और जो ख़ास तौर पर पॉलिटिशियंस हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो इस बात को बहुत शोर मचा रहे हैं कि दिस इज़ हैम्परिंग देयर ऑब्वियसली पीपल, कि उनको जॉब्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सेकेंडली जो ऑफशोरिंग की है स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ कॉल सेंटर्स वगैरह, उसमें ये प्रॉब्लम्स आ रही है, ख़ास तौर पे जो इंडिया वगैरह में ऑफशोर में उन्होंने आउटसोर्स किया था और कॉल सेंटर्स बनाए थे, तो वहाँ तो ये जो कम्युनिकेशन है, क्योंकि वो उनकी लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशंस और उनका जो अपना एक्सेंट है, जो इंडिया में लोग बैठे हुए हैं और मुख्तलिफ सिटीज़ का, हर सिटी का अपना बड़ा टिपिकल एक्सेंट है, उस एक्सेंट से वो बाहर नहीं जाते। तो कहीं उनको लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशंस आती हैं और कहीं वो जो जवाब दे रहे होते हैं वो जो अमेरिका से बैठा हुआ उसने तो अपने एचपी के जो है मैन प्रॉब्लम के लिए उसने एचपी वालों को कॉल किया, वो एचपी की कॉल ट्रांसफर हो गई है मैं इंडिया में कहीं बेंगलोर में, तो वो बेंगलोर में जो हाउ आर यू, व्हाट इज़ योर गुड नेम पूछेगा तो प्रॉब्लम आएगी। सो उस जगह पे इश्यूज बन जाते हैं। ये हमारे यहाँ भी एक कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज़ योर गुड नेम हम पूछते हैं लोगों से। अमेरिकन यूजुअली इसका जवाब देते हैं कि डू आई हैव अ बैड नेम। तो क्योंकि ये कल्चर शॉक है, वो मे आई आस्क योर नेम और डू आई नो हु इज स्पीकिंग,
हु इज टॉकिंग, ये यूजुअल उनके यहाँ टर्मिनोलॉजी यूज होती है, नॉट द गुड नेम। जो हमारे यहाँ प्रीफिक्स लगाने का बहुत शौक है, सो हम सफिक्स प्रीफिक्स बहुत लगा देते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। सो इसलिए ये पॉलिटिकल इशू बन गया है। लेट 90s में जो है ऑफशोर आउटसोर्सिंग जो है वो स्टार्टेड व्हेन लेबर मार्केट्स वर स्पेशली टाइट ड्यू टू Y2K, और Y2K की वजह से ईयर 2000 का जो सिंड्रोम है, बार बार मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और ज़्यादातर उस ज़माने में जो काम हुआ था वो कोबॉल लैंग्वेज थी बिजनेस की, उसमें काम हुआ था, कोबॉल के वर्कर्स नहीं मिल रहे थे, और अगर वर्कर्स मिल भी रहे थे तो वीज़ा प्रॉब्लम्स एंड थिंग्स लाइक दैट, तो वो प्रॉब्लम हो रही थी, तो फिर ये ऑफशोरिंग शुरू हुई। Companies turn to offshore outsourcing because labor costs are lower and there is an ample supply of educated people like Ireland, India and Philippines. So वहाँ पे educated people थे, ample supply थी, सबको यूरोप, अमेरिका वगैरह में बुलाना, ऑस्ट्रेलिया में बुलाना प्रॉब्लम हो रहा था, तो उन्होंने ये जो है उसको ऑफशोर करना शुरू किया। ऑफशोरिंग वर्सेस आउटसोर्सिंग। सो ऑफशोरिंग का मतलब है द वर्क इज डन ओवरसीज, आउटसोर्सिंग का मतलब है समवन एल्स डज द वर्क फॉर अस, मे दैट बी ऑफशोर और मे दैट बी ऑनशोर। सो आउटसोर्सिंग बेसिकली आपके लिए कोई काम कर रहा है, ऑफशोरिंग का मतलब यह है कि वो डेफिनेटली जो भी काम कर रहा है वो बाहर है, मुल्क से बाहर है। सो आउटसोर्स में ये मतलब नहीं है कि वो उसका मुल्क में हो सकता है, मुल्क से बाहर भी हो सकता है। सो ऑफशोरिंग द ट्रिकल इन द लेट 90s हैज टर्न इनटू अ स्टडी स्ट्रीम ऑफ वाइट कॉलर वर्क गोइंग ऑफशोर। इसकी वजह से जो मैंने कहा था कि पॉलिटिकल रीजंस भी हो रही थी कि जो वाइट कॉलर वर्क था, जो आपकी प्रोग्रामिंग थी, जो कोडिंग थी, जो सिस्टम मैनेजमेंट थी, जो आपके कॉल सेंटर्स में आप उनको हेल्प प्रोवाइड कर रहे थे, ये सारे जो काम थे वो जो हैंड के काम नहीं थे, डर्टी काम नहीं थे, वो सारे बाहर जाना शुरू हो गए, जिसमें एप्लीकेशन मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट आ गए, कॉल सेंटर्स आ गए, कस्टमर सर्विसेज आ गई, बैक ऑफिस प्रोसेसिंग हो गई, उसको BPO भी कहते हैं, क्लेम्स प्रोसेसिंग हो गई, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैन्युफैक्चरर्स हैव फेस्ड इंटरनेशनल कंपटीशन वेयर एज सर्विस फर्म्स हैव नॉट। सो मैन्युफैक्चरर्स जो थे उनको जो है वो सर्विस इंटरनेशनल कंपटीशन मिलना शुरू हो गया, सर्विसेज वालों का कोई मसला ही नहीं था, वो तो पहुंचा देते थे काम को। ऑफशोर आउटसोर्सिंग डिफर्स इन सम यूनिक वेज फ्रॉम डोमेस्टिक आउटसोर्सिंग। अब ऑफशोर आउटसोर्सिंग जो थी वो डोमेस्टिक आउटसोर्सिंग से डिफर कर रही थी, यानी इनलैंड आउटसोर्सिंग से डिफर कर रही थी। किस तरीके से? सम एरियाज टू बी कंसिडर्ड, दे आर ऑफशोरिंग ऑप्शंस आर ब्रॉडनिंग। अब वो ऑफशोरिंग की ऑप्शंस जो हैं ब्रॉडन हो रही थी, इंडिया, आयरलैंड, फिलीपींस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मतलब यू नेम इट, दे आर कमिंग। बोथ पार्टीज नीड कल्चरल ट्रेनिंग टू ब्रिज कल्चरल डिफरेंसेस। अब उन पार्टीज को कल्चरल डिफरेंसेस को भी समझने की ज़रूरत है। मैंने एक एग्जांपल आपको व्हाट इज़ योर गुड नेम की दे दी, जिसका जो एक कल्चरल एस्पेक्ट है, हम यहाँ पे ताज़ीम में कहते हैं, और वो आप वहाँ पे इसको इंसल्ट में लेते हैं। कल्चरल डिफरेंस है, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट। क्लाइंट्स कल्चरल इंटीग्रेशन प्रोग्राम्स बनाए गए इसके लिए। प्रोवाइडर्स एक्सेंट न्यूट्रलाइजेशन की, मैंने पहले ही आपको कहा कि एक्सेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी, तो अब एक्सेंट को न्यूट्रलाइज करने की ज़रूरत थी प्रोवाइडर्स के, ताकि वो जो टिपिकल अपने इलाके का एक्सेंट है वो उनके क्वेश्चन आंसर्स में, उनके रिप्लाइज में, उनकी क्यूरीज में शामिल ना हो, जो कि बड़ा काम था, इसीलिए जो है ये ह्यूज वर्क हो गया था। सम एरियाज टू बी कंसिडर्ड में कुछ और क्या हैं? कम्युनिकेशन इश्यूज नीड टू बी एड्रेस्ड फ्रॉम द आउटसेट। अब एशिया में है, यस आई हेयर व्हाट यू आर सेइंग, वेस्ट आई कैन डू व्हाट यू आस्क और आई एग्री विद यू। सो ये कम्युनिकेशन वंस अगेन का डिफरेंस आ जाता है। इसको आप गुड नेम से भी कर सकते हैं कि
व्हाट इज़ योर गुड नेम। सो ये एक आपको समझना है कि ये कम्युनिकेशन इश्यूज हैं एक दूसरे के साथ, और ये कल्चर एस्पेक्ट है। अब टिप्स क्या हैं? अवॉइड कोलोक्वियलिज्म सच एज स्पोर्टिंग एनोलॉजीज, यानी आप जो है इनफॉर्मल या स्लैंग या जो जनरस यूज़ होता है एनोलॉजीज का, उसको जो है अवॉइड करें। यानी हम अपने टर्म्स में कुछ भी कर सकते हैं कि जो हमारे यहाँ कॉमन प्रैक्टिसेस चल रही होती हैं स्लैंग्स की, हम उनको यूज़ कर रहे होते हैं और कहीं वहाँ पे वो और अबेंडेंटली यूज़ कर रहे होते हैं, वहाँ पे हमें थोड़ा सा फॉर्मल रहना चाहिए। सो हमें इनफॉर्मल और स्लैंग्स और ईडियम्स को मैच नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ के ईडियम्स और वहाँ के ईडियम्स में वहाँ की जो स्लैंग्स हैं और हमारे यहाँ के स्लैंग्स में फ़र्क हो सकता है। सो इसको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। यूज़ शॉर्ट कॉन्साइज सेंटेंसेस विद कॉमन वर्ड्स, हमें छोटे छोटे जुमले और बड़े नपे तुले अंदाज में और कॉमन वर्ड्स के साथ, उसमें कोई ऐसी एनोलॉजी, कोई ऐसा जो है वो फैक्टर इन्वॉल्व ना हो जो हमारे लिए तो समझ में आ रहा हो, उसको शायद वो समझ में भी ना आए। So have the provider write a statement of work to gauge understanding, और जो प्रोवाइडर है उसमें स्टेटमेंट ऑफ वर्क उससे लिखवाना चाहिए, सो दैट आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग को समझ सकें कि उसको काम कितना समझ में आ गया है। गेट ऑल कमिटमेंट्स इन राइटिंग, आपके पास इन राइटिंग सारी चीज़ें होनी चाहिए। इंक्लूड ऑन योर टीम समवन हु नो देयर कल्चर, और आपकी टीम में अगर आप ऑफशोर भेज रहे हैं अपना काम, तो आपकी टीम में एक, अगर आप इंडिया भेज रहे हैं तो एक इंडियन होना चाहिए, अगर आप आयरलैंड भेज रहे हैं तो एक आयरलैंड का बंदा होना चाहिए। सिमिलरली उनकी टीम में भी अगर एक मैनेजर, एक बंदा ऐसा हो जो वहाँ रह के आया हुआ है और जो इस चीज़ को जानता है, तो दिस वुड एक्चुअली जो है वो मेक द ब्रिज मोर स्ट्रॉन्ग। कम्युनिकेशन इश्यूज कंटिन्यू थ्रू आउट ऑफशोर रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन इश्यूज जो हैं वो थ्रू आउट द ऑफशोर रिलेशनशिप्स जो हैं वो चलते रहें और चलते रहें। कंट्रीज़ के लॉ जो हैं वो नीड टू बी फॉलोड, जो हर कंट्री का लॉ है उसको फॉलो करने की सख्त ज़रूरत है। अगर कुछ आप ऐसे कॉल सेंटर्स या ऐसे ऑफशोर बिजनेसेस कर रहे हैं, जैसे अभी थोड़े दिनों पहले कुछ पाकिस्तान में भी ये वाली प्रॉब्लम हुई थी कि एक इंटरनेशनल फर्म जो है वो मैप्स बनवा रही थी पाकिस्तान में बैठ के। पाकिस्तान की जो इंस्टॉलेशंस हैं और जो जगहें हैं उनके मैप्स ये पाकिस्तान का लॉ अलाउ नहीं करता। सर्वे ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए ही आप वो सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। सो वो कंट्री लॉ को वायलेट कर रहे थे, इसका पता होना बहुत ज़रूरी है। अब हम एक्सल्ट के एग्जांपल लेते हैं ऑफशोरिंग की। ये जो थी एक कंपनी थी, प्रोवाइड्स फुल सर्विस HR आउटसोर्सिंग टू ग्लोबल 500 कंपनीज। इसने अपनी HR आउटसोर्सिंग की थी एक ग्लोबल 500 कंपनीज को, ग्लोबली 500 कंपनीज को। मैच्योर इन आउटसोर्सिंग रिलेशनशिप बिकॉज आउटसोर्सिंग इट्स प्राइम बिजनेस। अब ये जो एक्सल्ट है ये मैच्योर्ड हो चुकी है आउटसोर्सिंग बिजनेस में, इसलिए कि उसको ये उसका काम है और उसकी रिलेशनशिप आउटसोर्सिंग में बहुत अच्छी है। 2 इंडियन कंपनीज इट्स कोर मेंटेन इट्स कोर HR कंप्यूटर सिस्टम्स SAP एंड PeopleSoft। अब ये 2 जो कंपनीज हैं वो इंडियन कंपनीज जो हैं वो इसकी कोर HR कंप्यूटर सिस्टम को हैंडल कर रही होती हैं, वो SAP और PeopleSoft के नाम से हैं। Choose 2 versus 1 to ensure resources could be scaled up as needed। आपको आउटसोर्स करने के लिए एक के बजाय 2 कंपनीज को देखने की ज़रूरत है, ताकि आप जो रिसोर्सेज हैं उनको स्केल्ड अप बढ़ा सकें। एक कंपनी के पास एक सेट ऑफ पूल है, दूसरी कंपनी के पास दूसरा सेट ऑफ पूल है, तो ऑब्वियसली ये दोनों मिलके स्केल्ड अप हो जाएंगे रिसोर्सेज रादर देन डूइंग वन जो उसके पास है। और अगर आपको कोई उसको दूसरा काम देना है तो दे नीड टू गो एंड फाइंड दोज थिंग्स, सो उससे आपकी बचत हो सकती है।
सो एक्सेल्ट सर्विसेज में जो है क्या क्या सर्विसेज उन्होंने अलाउ करी हुई थी, मैनेज नेटवर्क सर्विसेज। एक्सेल्ट मैनेज नेटवर्क सर्विसेज provides fully managed and secure end-to-end network infrastructure services that seamlessly integrate with your business processes। तो अगर आप एक्सेल्ट सर्विस में जाएंगे तो वो अपनी सर्विसेज को इस तरीके से बता रहे हैं। एक्सेल्ट ऑफर अ स्पेक्ट्रम ऑफ सर्विस दैट आर इंजीनियर्ड टू improve your existing IT infrastructure. We help you align your business objectives with comprehensive IT strategies that will make your businesses stronger and enhance your business processes. So, उसमें एक वो मैनेज नेटवर्क सर्विसेज की बात कर रहे हैं, मैनेज रेडियो फ्रीक्वेंसी सर्विसेज। वी प्रोवाइड एंड टू एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड डिलीवरी, कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस एंड सपोर्ट सर्विसेज फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसीज। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विसेज में वो कहते हैं एक्सेल्ट ऑफर्स द प्लेटफॉर्म बिजनेस मॉडल एंड सपोर्ट नीडेड टू मीट द डिमांड फॉर पावरफुल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विसेज। मैनेज सिक्योरिटी सर्विसेज में कह रहे हैं कि Exalt's managed security services proved a broad set of services to protect your information systems and IT infrastructure। इसी तरह वो डाटा सर्विसेज भी दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर सर्विसेज भी बना रहे हैं और इवन एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी कर रहे हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ है, यू कैन गो एंड फाइंड दिस एज वेल और देखें कि वो क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। हम ऑफशोरिंग की उनकी केस एग्जांपल लेके चलते हैं। इन चूजिंग द प्रोवाइडर यूज्ड कंसल्टेंट्स टू डू द डिटेल्ड रिव्यू एंड कंटेंट, तो वो एंड टू स्ट्रक्चर द कॉन्ट्रैक्ट। सो वो जो है ये इसमें ये प्रोवाइड कर रहे हैं। In choosing the provider, use consultants to do the detailed review and content। ये जैसे न्यू आईटी कंपनी थी, ये वो काम करती थी। एंड टू स्ट्रक्चर द कॉन्ट्रैक्ट, और ये टीपीआई थे जो कि स्ट्रक्चर कर देती कॉन्ट्रैक्ट को। एम फॉर बेस्ट डील, हमारा एम क्या था कि बेस्ट डील मिले। नीड टू अंडरस्टैंड द इंडियन मार्केट्स एंड इट्स प्रैक्टिसेस, कंसल्टेंट हेल्प अचीव दैट। तो हमें ये अंडरस्टैंड, जो लोग ऑफशोर कर रहे थे बाहर, उनको ये समझना था कि वो इंडियन मार्केट और उसकी प्रैक्टिसेस को समझें और उनके जो कंसल्टेंट्स होते थे वो इस काम को करने में मदद कर देते थे। करंट स्प्लिट ऑफ मेंटेनेंस वर्क उन्होंने क्या किया कि 70% इंडियन कर रहे थे, 15% जो है वो प्रोवाइडर एम्प्लॉयज़ ऑनशोर कर रहा था और 15% जो है एक्सेल्ट वाले ऑनशोर कर रहे थे। तो एक्सेल्ट का 15% जो है वो वर्क रह गया था, जो प्रोवाइडर ऑनशोर पे थे वो 15% वो कर रहे थे और रेस्ट ऑफ द 70% जो है वो ऑफशोर हो रहा था काम। रिक्वायर्स US buyers to work within the highly disciplined Indian maintenance processes rather than to try to change them। अब वो US के बायर्स को जो है वो इंडिया का जो हाईली रिस्ट्रिक्टेड और डिसिप्लिन मेंटेनेंस प्रोसेस था उसके अंदर ही रहते हुए काम करना था और उनको चेंज करना बड़ा मुश्किल था। अप्लाइज टू ऑल आउटसोर्सिंग, सो ये तमाम आउटसोर्सिंग के लिए अप्लाई होता है। गुड इकोनॉमिक आउटकम्स हुए इसके ज़रिए। यूज़ ऑफशोरिंग टू एडवांटेज, हमें ऑफशोरिंग को एडवांटेज के लिए यूज़ करना है। अ मेजर क्रिटिसिज्म इज़ दैट इट डिक्रीजेज द स्किल्स एंड नो हाउ ऑफ इट्स क्लाइंट्स IS ऑर्गेनाइजेशन। दिस नीड नॉट बी सो। जो हमारा मेजर क्रिटिसिज्म ऑफशोरिंग पे, जैसे मैंने कहा कि पॉलिटिकल इश्यूज भी बनते हैं, वो ये कह रहे हैं कि स्किल सेट जो है डिक्रीज हो रहा है और इंफॉर्मेशन सिस्टम जो जिस ऑर्गेनाइजेशन ने आउटसोर्स कर दिया उनमें ये ऐसा हो रहा है। ऐसी हर दफ़ा नहीं होता। ऑब्वियसली आप उन जिनसे काम ले रहे हैं वो काम आपको आना चाहिए, तभी आप उसको ले सकेंगे।
रीडिफाइन सर्विसेज यूजिंग ऑफशोरिंग, सर्विसेज को रीडिफाइन करने की ज़रूरत होती है ताकि वो ऑफशोर को यूज़ कर सकें। अंडरस्टैंड कस्टमर्स, अंडरस्टैंड डेमोग्राफिक्स, आपको कस्टमर को समझने की ज़रूरत है कि हु इज़ योर कस्टमर्स और उनके डेमोग्राफिक्स क्या हैं, उनके कल्चर क्या हैं, उनकी पोजीशन, उनकी लोकेशंस क्या हैं। स्टे इन टच विद कस्टमर्स, कस्टमर्स के साथ इस टच में रहना चाहिए। ऑफर एंड टू एंड सर्विस, आपको एक एंड से लेके दूसरे एंड तक की सर्विस देनी है। डोमिनेट द स्क्रीन, स्क्रीन पे आपकी डोमिनेशन रहनी चाहिए, आप सामने रहने चाहिए। एज इंफॉर्मेशन मूव्स ऑनलाइन, कंपनीज आर वाइंग टू कंट्रोल द स्क्रीन वेयर द इंफॉर्मेशन एंड्स अप। अब जो ऑनलाइन जा रही है और ऑनलाइन में इवेंचुअली जो इंफॉर्मेशन है वो मेरी आपकी स्क्रीन पे पहुंच रही है, तो कंपनी की कोशिश ये है कि वो मेरी और आपकी स्क्रीन को कंट्रोल करें। सो उसके लिए वो तगदो कर रही हैं। सो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। आपका जो पेज है, आपकी जो आउटपुट है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो भी कस्टमर है वो उससे बाहर ना जाए, वो कोई और सोर्स को ना देखे। ऑफशोरिंग आईएस एक्टिविटीज में क्या होता है, आउटसोर्सिंग वाज कॉज्ड बाय द एम्फेसिस ऑन ऑर्गेनाइजेशन स्टिकिंग टू देयर कोर कॉम्पिटेंस, ऑफशोरिंग वाज कॉज्ड बाय स्कार्स रिसोर्सेज। सो वो जो है जैसे ही रिसोर्सेज की कमी हुई तो ऑफशोरिंग जो है वो करनी पड़ी। लेकिन ऑफशोरिंग जो है वो जिस भी कंपनी ने की वो अपनी कोर कॉम्पिटेंस पे की, जिस चीज़ में वो कॉम्पिटेंट थे वही एक्टिविटीज़ उन्होंने ऑफशोर करवाई क्योंकि उसमें रिसोर्सेज नहीं मिल रहे थे। ऑफशोर आउटसोर्सिंग occurs when products and services are procured from locations in other countries. Offshore outsourcing of information system services is arguably the most significant phenomena to occur in recent decades. तो offshoring of information system services जो हैं ये significant है। अगर हम इसमें हम सिर्फ इंडिया की ही बिजनेस देखें तो वो offshoring से जो कुछ कमा रहे हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं जो कि वो कमा रहे हैं। अगर हम उससे अपने आप को रिलेट करें तो हम सिर्फ मिलियंस ऑफ डॉलर में अभी कमा रहे हैं, वो बिलियंस क्लोज टू टचिंग ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। अब अमेरिकन एक्सप्रेस हैज बीन ऑफशोरिंग देयर बैक ऑफिस प्रोसेसेस सर्विसेज इन इंडिया सिंस 1994। वो अपने बैक ऑफिस प्रोसेसिंग को अमेरिकन एक्सप्रेस ने 1994 से इंडिया में भेज दिया है। GE कैपिटल ओपन इट्स GE कैपिटल इंटरनेशनल सर्विसेज JSIS के नाम से इन इंडिया इन 1997। सो ये ऑफशोर की IS एक्टिविटीज़ 94-97 से स्टार्टेड हैं। Given the abundance of skilled professionals at offshore sites as well as pressure on executives to drive down costs, it is very likely that this trend will continue and even increases for some time, despite negative public reaction. पब्लिक रिएक्शन और पॉलिटिकल रिएक्शन के नेगेटिव होने के बावजूद ये अब भी कॉमन है। ऑब्वियसली हिकअप्स आती हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, उसकी वजह से इश्यूज बनते हैं और ये थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स आते हैं। ये बिज़नेस का एक नॉर्मल पैटर्न है, उसको नॉर्मल पैटर्न के तौर पर ही लेना चाहिए। Many of these outsourcing vendors are offshores in large part because of lower cost that can be attained outside of countries in the industrial world. जो रीज़न है कि ये जो वेंडर्स हैं, बड़े बड़े वेंडर्स हैं जो आउटसोर्स करा रहे हैं वो ऑफशोर में करवा रहे हैं, द मेन और मेजर रीज़न इज़ लोअर कॉस्ट है। क्योंकि जो वेस्ट में या इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ में जो उस एक्सपर्टीज़ की मिनिमम वेज है वो बहुत ज़्यादा है और अगर आप और मिनिमम वेज पे कोई भी एक्सपर्टीज़ आती नहीं है, इसीलिए ये ऑफशोर की जा रही हैं। दिस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल कॉस्ट डिफरेंशियल्स हैज़ बीन टर्म्ड ग्लोबल आर्बिट्रेज as it is an extension of the classic economic arbitrage strategy. So इसको जो इंटरनेशनल कॉस्ट में एक एक्सपर्ट की पाकिस्तान में और उसी से सिमिलर एक्सपर्ट की US या जापान या यूरोपियन कंट्रीज़ में जो पे
डिफरेंस है वो ऑब्वियसली ग्लोबल आर्बिट्रेज के तौर पर किया गया। ये बिल्कुल जो इकोनॉमिक आर्बिट्रेज स्ट्रेटजी थी क्लासिकल उसके मुताबिक है। ऑब्वियसली यू मस्ट हैव ऑलरेडी लर्न दैट। ऑफशोरिंग फैक्टर्स में क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं? बैंडविड्थ ग्रोथ एंड टेलीकम्युनिकेशन। जो बैंडविड्थ ग्रोथ हो रही है और जो टेलीकम्युनिकेशन में चेंज आ रही है वो भी रीज़न बन रही है। स्कार्स ह्यूमन एक्सपर्टीज स्पेसिफिकली इन द वेस्टर्न सोसाइटीज़, इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटीज़, उसकी वजह से भी ये हो रहा है। इंक्रीज डिमांड जिस तरह से इंक्रीज़ हो रही है तो पॉसिबिलिटी नहीं हो रही ऑन श्योर ही सारे कुछ करने की। अवेलेबल ग्लोबल टैलेंट्स, और जो ग्लोबल टैलेंट्स हैं आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस जो आपको मिल रहे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। रूटीन टास्क जो आपको करवानी है अगर वो आप अपनी कॉस्ट एक्सपर्ट से करवाएंगे जिसकी कॉस्ट बहुत हाई है, उसके मुकाबले में अगर आप ऑफशोर करवा लेंगे जो कॉस्ट बिल्कुल नॉमिनल होती है एज कम्पेयर टू योर ओन कॉस्ट, तो वो भी ऑफशोरिंग को प्रमोट करती है। चेंजिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, इसी तरह से अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स भी आपको वही है कि आप आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस देख रहे होते हैं, कुछ वहाँ की बेस्ट प्रैक्टिसेस भी नज़र आ रही होती हैं, कुछ वहाँ की डिमांड्स भी नज़र आ रही होती हैं, तो आप अपने ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स इंटरनेट की आने की वजह से भी जो चेंज हुए हैं उनमें भी आपकी जो है वो ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिसकी वजह से आपको ऑफशोर करना पड़ रहा है। इसी तरह से इनोवेशन के वही जो आउट ऑफ शेल्फ आइडियाज़ होते हैं, आपको इनोवेटिव आइडियाज़ आ रहे हैं वो आप आउटसोर्सिंग ऑफशोरिंग करते हैं, और इमिटेशन के किस तरीके से वो चीज़ें कॉपी हो जाती हैं बाहर, तो इमिटेट हो रही हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि उनकी इमिटेशंस करवाने के लिए आप उनको ऑफशोर पे आउटसोर्स करते हैं। फिर ऑफशोर आउटसोर्सिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्टिविटीज़ इज़ ब्रॉडली अकम्प्लिश्ड इन वन ऑफ टू वेज। जो आउटसोर्सिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑफशोर में हो रही हैं वो किस तरीके से, इन दो तरीकों में से किसी एक तरीके से हो जाती है। फर्स्ट, द क्लाइंट और ऑफशोरिंग ऑर्गेनाइजेशन सेट्स अप यूनिट्स इन अदर कंट्रीज एंड हायर्स लोकल टैलेंट टू डेवलप, मेंटेन एंड प्रोवाइड सर्विस। सबसे पहले तो ये होती है कि जो ऑफशोरिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है वही अपना ऑफिस जो है जो दूसरी कंट्रीज़ में खोल लेती है और वो फिर वहाँ का लोकल टैलेंट बिल्ड भी करती है, उनको मेंटेन भी करती है और उनको सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। इन दिस केस द कंपनी मेंटेन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ट्रेनिंग, सुपरविजन, क्वालिटी कंट्रोल एंड द लाइक। तो इस केस में कंपनी को मेंटेन करनी पड़ती है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रेनिंग, सुपरविजन की, क्वालिटी कंट्रोल की और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों की। दीज रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी मैनेज लोकली और रिमोटली। आप उसको लोकल भी मैनेज कर सकते हैं या आप रिमोट, अगर उनको ट्रेनिंग देनी है तो बंदा वहाँ जाके भी ट्रेन कर सकता है, और या ये भी हो सकता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे ट्रेनिंग दे दी। इसी तरह सुपरविजन भी जो है वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी मौजूद हो सकते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। Second, the client or offshoring organization contracts out services to providers in location in other countries. दूसरा तरीका ये होता है कि वो सब कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं जो ऑफशोरिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और वो सर्विस प्रोवाइडर ढूंढते हैं दूसरी कंट्रीज़ में और जो उनको सस्ता और अच्छा काम दे रहा होता है उसको वो दे देते हैं। इन दिस केस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हायरिंग, ट्रेनिंग, सुपरविजन, क्वालिटी कंट्रोल एंड द लाइक रेस्ट विद द प्रोवाइडर। अब वो जो आपने जिसको सब कॉन्ट्रैक्ट किया है, अब वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस सब कॉन्ट्रैक्टर की हैं और वो आपके लिए ये सारी चीज़ें देगा। नो ऑफशोरिंग फैक्टर्स जो हैं वो डिस्क्राइब करते हैं 6 वैरायटीज़ ऑफ वर्क रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। कौन कौन से? प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। ये एक वर्क है जो ऑफशोर जा रहा होता है, यानी हम प्रोग्रामिंग कोडर्स ढूंढ रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करा रहे होते हैं और सॉफ्टवेयर इवन मेंटेनेंस करा रहे होते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये भी हम ऑफशोर करवा रहे होते हैं ताकि अच्छे रिसर्चर्स, अच्छे टैलेंटेड रिसर्चर्स, समटाइम्स वही आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन, इनोवेटिव चीज़ें मिल जाती हैं। हाई एंड जॉब्स सच एज सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम कंसल्टिंग, बिजनेस स्ट्रेटजीज,
ये भी ऑफशोर हो जाते हैं, क्योंकि ये हाई एंड जॉब्स हैं। अगर आप यहाँ पे करवाएंगे वेस्टर्न वर्ल्ड में, इंडस्ट्रियलिस्ट वर्ल्ड में, तो इसके पैसे बहुत ज़्यादा होंगे। वेयर एज अगर ये ऑफशोर करवाएंगे तो रिलेटिवली चीप हो जाएंगे। फिजिकल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर्स, कंप्यूटर कंपोनेंट्स, कंप्यूटर्स इटसेल्फ जो हैं वो ऑफशोर जा रहे हैं। सारी बड़ी कंपनीज ने चाइना, मलेशिया, ताइवान, हांगकांग, इन सब का रुख किया हुआ है और वहाँ से ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही हैं। बिजनेस प्रोसेसेस आउटसोर्सिंग प्लस आईटी enabled services, insurance, claim processing, medical billing, accounting, bookkeeping, medical transcription, digitization of engineering drawings, desktop publishing, and high-end IT enabled services such as financial analysis and the reading of X-rays। ये और इससे मिलते जुलते बहुत सारे काम जो हैं वो आउटसोर्स हो रहे हैं। और कॉल सेंटर्स एंड टेली मार्केटिंग तो मैंने पहले भी डिस्कस किए हैं, उसकी एग्जांपल्स भी दी हैं, वो भी डेफिनेटली आउटसोर्स हो रही हैं। कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में अगर हम बात करें तो कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन इन जनरल एंड द इंफॉर्मेशन सिस्टम फंक्शंस इन पर्टिकुलर। सो कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम फंक्शन को जो है कंट्रोल करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इन द अर्ली डेज ऑफ कंप्यूटर इन्वेस्टमेंट इन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नाइस प्रोडक्ट्स एंड पर्सनल फेस्ड लिटिल स्क्रूटनी। पहले ज़माने में जो है जिसको कंप्यूटर पे काम करना आता था, जो वेंडर होता था, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम की प्रोडक्ट ले आता था, वो फटाफट ले ली जाती थी, हम उसमें स्क्रूटनी नहीं करते थे। अब हम इसमें थोड़ी सी कंट्रोल करते हैं, स्क्रूटनी करते हैं। Risk in offshore outsourcing IS activities. Obviously, any business decision involve risk, and that risk is greater in situation when there is increased change or uncertainty. हर बिजनेस डिसीजन जो है वो जाहिर बात है कुछ ना कुछ रिस्क आती है, लेकिन ये उस वक्त और भी बढ़ जाता है कि जब आपने उसकी जो जहाँ आप कहीं किसी चेंज एरिया में ये कर रहे हैं जहाँ पे अनसर्टेनिटी भी है, तो ये रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है। द बेस्ट ऑप्शन हाउएवर इज़ नॉट टू अवॉइड डिसीजन और टू वेट एंड सी व्हाट माइट हैपन एल्सवेयर। जो बेस्ट तरीका ये नहीं है कि आप वेट एंड सी पे जाएं, वो जाहिर बात है कि वो एक टिपिकल नो पेन नो गेन वाला सोल्यूशन में होते हैं, लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेते तो बिजनेस इम्प्रूव नहीं करते। सो वंस अगेन आपको ये मुझसे ज़्यादा बेहतर पता है। द प्रेशर ऑन CEOs एंड CIOs टू रिड्यूस कॉस्ट इज़ रियल एंड देयर इज़ नो साइन दैट इट विल बी लिफ्टेड एनी टाइम सून। तो CEOs और CIOs पे जो है इस वक्त ऑब्वियसली रिड्यूस कॉस्ट जो है वो उसका प्रेशर है ही है, और वो अभी नियर फ्यूचर में तो ख़त्म होता नहीं नज़र आ रहा। गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस सजेस्ट केयरफुल असेसमेंट ऑफ पोटेंशियल रिस्क फॉर एनी डिसीजन। जो गुड मैनेजमेंट है वो उसको आपको करती है कि यू हैव टू केयरफुली असेस पोटेंशियल रिस्क। जब आप पोटेंशियल रिस्क को आप केयरफुली असेस कर लेते हैं तो फिर आप उसकी बेस पे डिसीजन अपने ले लेते हैं। ऑल्दो offshore outsourcing of information system services has been going on for some time now, our understanding of its impact is still evolving। हालांकि ये बहुत अरसे से चल रहा है, लेकिन लोग अभी भी इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। द ट्रेंड इज इन ऑफशोरिंग हैज़ बीन रैपिड एंड देयर इज लिटिल डाउट दैट इट विल कंटिन्यू इन द फोरसीबल फ्यूचर। ऑब्वियसली ये ट्रेंड है और ये फोरसीबल फ्यूचर में भी ख़त्म नहीं होगा। इट इज़ क्रिटिकल दैट ऑफशोर प्रोजेक्ट्स आर केयरफुली स्टडीड एंड cost benefit analysis are carried out to make sure benefit outweigh cost beyond a margin. This I am 100% and more than 100% sure you know better than me. Only significant cost benefit will warrant offshore outsourcing of information system services. Obvious है. With only a marginal cost benefit of say 10 to 15%, more organizations are better off retaining their information system activities in-house or inshore. अगर 10 से 15% का फायदा हो रहा है, so don't go offshore. No way.
The offshore outsourcing of information system activities is primarily based on transaction cost economics. So जो ऑफशोर की मेजर रीज़न है एक्टिविटीज़ की ऑफशोर होने की, वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट के ऊपर डील करती है. दैट रैशनल इज नैरोड डाउन टू द कॉस्ट ऑफ लेबर टू अ लार्ज एक्सटेंट. और ये ऑब्वियसली टू अ लार्ज एक्सटेंट जो कॉस्ट ऑफ लेबर यहाँ ऑफशोर पे चीप है उसके ऊपर डिपेंडेंट है. देयर इज एन एक्सटेंट डिस्कोर्स अमंग एकेडमिक्स, प्रोफेशनल एंड द बिजनेस लीडर एज टू द एग्जैक्ट नेचर ऑफ दिस कॉस्ट एडवांटेज. अब इसके दरमियान के क्या रीज़न है कॉस्ट एडवांटेज के, इस रीजंस के ऊपर एकेडमिक्स, प्रोफेशनल और बिजनेस लीडर्स में आपस में कोई कंसेंसस नहीं है. मैनी हैव डिफरेंट ओपिनियंस और मे बी ऑल ऑफ दोज ओपिनियंस आर वैलिड इन देयर ओन थिंकिंग एंड इन देयर ओन इन्वायरमेंट. वो जिस तरीके से वो सोच रहे हैं, जिस लिहाज से वो सोच रहे हैं, वो सारे तरीके गलत नहीं होंगे. रिस्क इन ओवर एस्टिमेटिंग द कॉस्ट सेविंग. आपका रिस्क उस वक्त भी है जब आप कॉस्ट सेविंग को ओवर एस्टिमेट कर देते हैं. अंडर एस्टिमेटिंग द ओवरहेड कॉस्ट दैट आर नेसेसरी टू गेट टू द कॉस्ट सेविंग स्टेज. अगर आप अंडर एस्टिमेट करते हैं कि जो ओवरहेड कॉस्ट आनी है उस कॉस्ट सेविंग को पे जाने के लिए, तभी भी आपको रिस्क होगा. डिस्काउंटिंग नॉन कॉस्ट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ऑफशोर आउटसोर्सिंग आउटकम. अगर आप डिस्काउंट कर देते हैं नॉन कॉस्ट फैक्टर्स को जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आउटसोर्स की आउटकम को, तभी भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है. द टेंजिबल ट्रांजैक्शन कॉस्ट इकोनॉमिक्स ऑफ ऑफशोर आउटसोर्सिंग इज मोर रेडली मेजर्ड बाय इकोनॉमिक्स एंड कॉस्ट अकाउंटिंग मॉडल्स. सो जो टेंजिबल कॉस्ट ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है उसको इकोनॉमिक्स के और कॉस्ट अकाउंटिंग के मॉडल्स जो मेजर नॉर्मली अवेलेबल हैं उन्हीं से किया जा रहा था. द इनटेंजिबल कॉस्ट और बेनिफिट्स ऑफ ऑफशोर आउटसोर्सिंग इंक्लूड इश्यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जो इनटेंजिबल, ये तो टेंजिबल कॉस्ट हैं जिनको आप देख सकते थे, लेकिन इनटेंजिबल जो हैं वो कॉस्ट होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन में इश्यूज की वजह से आ रहे होते हैं, बिहेवियर की वजह से आ रहे होते हैं, मोरल की वजह से आ रहे होते हैं, सोशल और स्ट्रेटेजिकल रीजंस की वजह से आ रहे होते हैं एंड द लाइक. एंड दीज रिक्वायर्स एक्यूट मैनेजमेंट स्किल्स एंड इनसाइट. और इन तमाम चीज़ों के लिए बड़ी ज़बरदस्त मैनेजमेंट स्किल और ख़ास तौर पे इंसाइट और उस बंदे में हंच होना चाहिए, उसको थोड़ी बहुत फीलिंग्स आनी चाहिए. सो ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर, मोरल, सोसाइटी, स्ट्रेटजी और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों की वजह से जो इंटेंजिबल कॉस्ट या बेनिफिट्स मिल सकते हैं उनको भी नज़र में रखने की ज़रूरत है, वरना रिस्क होगा. डिक्लाइन इन एम्प्लॉय मोरल जो है वो ऑब्वियसली आउटसोर्सिंग ऑफशोर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. हमारे यहाँ एथिक्स जो है ख़ास तौर पर प्रोफेशनल एथिक्स को उस तरह से ना सिखाया जाता है ना उनको इम्प्लीमेंट करवाया जाता है. लॉस ऑफ इनोवेशन एंड नो हाउ. जब आप एक तरह के ही काम में फंसे होते हैं, एक ही कुएं में फंसे होते हैं, तो कुएं के मेंढक की तरह आपको दुनिया सिर्फ वही कुआं लग रहा होता है. यू लॉस द इनोवेशन एंड यू लॉस द नो हाउ. पब्लिक रिएक्शन टू कॉरपोरेट सिटीजनशिप. जब पब्लिक रिएक्शन होता है किसी भी कॉरपोरेट का कहीं पे जाके वो जो अपनी बंदे बनाना शुरू कर देती है, तो बाज़ दफ़ा पब्लिक रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और वो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भी रीज़न लाता है. इंडिया में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, इसलिए वहाँ पे रिएक्शन भी बहुत ह्यूज होता है. रीजनल इंस्टेबिलिटी ऑफ होस्ट कंट्री. ऑब्वियसली ये हमसे ज़्यादा कौन बेहतर जानता है. क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड्स, ये भी हमारे यहाँ चूँकि नहीं है, और इसी तरह जो भी और जहाँ जहाँ ऑफशोर हो रहे हैं वहाँ पे ये नहीं है, इस वजह से भी प्रॉब्लम होती है. और कम्युनिकेशंस एंड कल्चर, ऑब्वियसली इस पे हमने पहले भी बात की कि ये बहुत बड़ा रिस्क है.
द मैनेजमेंट ऑफ ऑफशोर इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोजेक्ट्स कैसे किया जा सकता है. ऑफशोर आउटसोर्सिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम सर्विसेज हैज एडेड न्यू डायमेंशन टू ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर. Systems that are developed at remote sites in different countries are more difficult to manage due to differences in culture, language, time zone, labor law, work habits and so on so forth. So इन तमाम चीज़ों की वजह से उसको मैनेज करना और भी प्रॉब्लम है. These issues are relevant to even to cases when a firm operates its own offshore practice. Even आपने आउटसोर्स ना भी किया हो, अपना भी अगर आप ऑफशोर ऑफिस ऑपरेट कर रहे हैं तब भी ये प्रॉब्लम होती हैं. Project managers are often involved with negotiation and management of contract with international vendors for the delivery of information services. Project manager को जो है वो इन्वॉल्व होना पड़ता है निगोशिएशन में और मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के निगोशिएशन में और इंटरनेशनल वेंडर्स के दरमियान जो हो रहा होता है. और नट सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में भी, लेकिन डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम सर्विसेज कैसे होंगी उसमें भी उसको इन्वॉल्व होना पड़ता है. मैनी फर्म्स हैव देयर लीगल डिवीजन ड्रॉ एंड फाइनलाइज दीज ऑफशोर कॉन्ट्रैक्ट्स. इसके लिए जाहिर बात है लीगल हेल्प लेने की बहुत सख्त ज़रूरत है. प्रोजेक्ट मैनेजर्स ऑफन इंटरेक्ट डायरेक्टली विद ऑफशोर वेंडर्स टू निगोशिएट एंड क्लैरिफाई रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्लैरिफिकेशन के लिए और निगोशिएशन के लिए ऑफशोर मैनेजर्स और वेंडर्स को आपस में मिलना होता है. कम्युनिकेशन स्किल्स एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कल्चर एंड लैंग्वेज ऑफ ऑफशोर वेंडर्स आर एसेंशियल टू अ सक्सेसफुल निगोशिएशन. किसी भी निगोशिएशन के सक्सेसफुल होने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर को उस जगह के कल्चर और लैंग्वेज के बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए और उसमें को डील करने की कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए. Project manager are responsible for the development and management of relationship between their team members and offshore service provider. उनको उसमें भी काम करना है. Routine and effective collaboration and interaction between client and vendor teams is heavily influenced by relationship management. इस relationship management पे heavily rely कर रहे होते हैं तमाम day-to-day activities. So risk assessment and risk management of offshore project is especially difficult. For example, risk associated with local politics, natural disaster and communication and network infrastructure in offshore locations are more difficult to assess and manage. So जो नेशनल डिज़ास्टर हैं या वहाँ लोकल पॉलिटिकल सिचुएशन है, सिमिलरली सिक्योरिटी सिचुएशंस हैं, इनको ज़ाहिर बात एसेस करना बहुत मुश्किल है. इसीलिए रिस्क असेसमेंट या रिस्क मैनेजमेंट भी मुश्किल हो जाती है. सिस्टम प्लानिंग एंड इंटीग्रेशन ऑल्सो टेक्स अ न्यू डायमेंशन इन ऑफशोर आउटसोर्सिंग प्रैक्टिस. दिस मे टर्न आउट टू बी अ क्रिटिकल प्रॉब्लम इफ द आउटसोर्सिंग फर्म रिड्यूसेस इंटरनल एक्सपर्टीज टू द पॉइंट दैट प्लानिंग एंड इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम सर्विसेज बिकम डिपेंडेंट ऑन आउटसाइड वेंडर्स. अब आपको प्लानिंग करने के लिए अपनी आईएस टीम को फिर भी मेंटेन करना होता है. अगर आपने अपनी सारी आईएस टीम हटा दी या बहुत कम टीम रह गई और जो प्लानिंग में नहीं शामिल हो सकती, तो फिर आपको प्लानिंग के लिए भी वेंडर पे डिपेंडेंट हो जाता है और ये बड़ा रिस्की होता है. सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंटिन्यूज टू बी एन इम्पॉर्टेंट इशू फॉर द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन. Obviously, issues of security and privacy have assumed greater importance in recent years on priority list of information system executives and project managers. Obviously, data security, data privacy जो है ये किसी भी IS मैनेजमेंट का important aspect है और इस पे हम आगे भी बात करेंगे. ये इसको लीडिंग रोल लेना चाहिए. So, skill required for successful management of offshore projects: contract negotiation and management, relationship management, risk assessment and management, planning and integration, business process redesign, enterprise need analysis and testing, security and privacy planning. आउटसोर्सिंग पे अब हम फाइनल वर्ड करते हैं. आउटसोर्सिंग हैज़ बिकम अ स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव फॉर कंपनीज विद द पेस ऑफ चेंज सो रैपिड इन IT एंड e-business. द ओनली होप ऑफ मैनी कंपनीज इज टू टैप द एक्सपर्टीज ऑफ कंपनीज दैट आर पेड टू बी कीपिंग पेस विद द चेंजेस. देयर डे जॉब कुड बी डन बाय अदर्स. सो ये एक हमारा फाइनल वर्ड है, इसीलिए आउटसोर्सिंग हो रही है. आउटसोर्सिंग डज नॉट हाउएवर मीन रिलिंक्विशिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर डाल दें. दिस इज़ अ सीरियस स्टफ लाइक मैरिज या ट्रबल इन पैराडाइज. तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम है और सीरियस चीज़ है और इसको
आप में जो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस होती है एक कॉम्प्रोमाइज़ के तहत लेके चलना होता है, वरना देयर इज़ अ ट्रबल इन पैराडाइज। सो समराइज करते हैं हम कि समराइज करते हैं हम मैनेजिंग आउटसोर्सिंग, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, गवर्नेंस, डे टू डे वर्किंग, सप्लायर डेवलपमेंट, इस पे हमने आज बात की। ईस्टमैन कोडक कंपनी की एग्जांपल देखी कि उन्होंने कैसे मैनेजिंग आउटसोर्सिंग की, फिर होंडा मोटर की देखी कि उसने सप्लायर डेवलपमेंट में अपने इंजीनियर्स की हेल्प के साथ क्या काम किया। ऑफशोरिंग पे हमने बात की, एक्सर्ट की केस एग्जांपल देखी ऑफशोरिंग की, और फिर हमने आउटसोर्सिंग पे फाइनल वर्ड ये कहे कि आउटसोर्सिंग इम्पॉर्टेंट है, करना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किसी और के सर पे डाल दें। ये आपको बड़े तरीके से काम करना है और यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ और मैरिज ऑफ कन्वीनियंस को सामने रखना है। विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।